अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। माही मलका बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 15 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाब मुहाफिज। मिस्र में उतरी सुबह शायद इतनी खूबसूरत ना थी अगर जो आप एक जहाज की बुलंदी पर खड़े नारंगी रोशनी को फलक में फैलता हुआ ना देख रहे हो। कैसे वो स्याह रंग आहिस्ता से गायब होते सुनहरे रंग को अपने ऊपर हायल होने देता है। इर्द गिर्द शफाफ जमट पानी की ये बने तालाब और दरियाए नील का समंदर फैला था। सूरज की रोशनी समुद्री सतह पर लकीरों की तरह वाज़े ऊपर नीचे जाती। जैसे जैसे जहाज पानी में आगे बढ़ता, पीछे बनती लहरों में किरणों से बनने वाले नन्हे मोतियों की एक माला नजर आती। तीन सफेद बगले सूरज के रास्ते से उड़ते हुए आए और पानी की सतह को छूते हुए दोबारा आसमान की फिजा में सैर करने लगे। माह मलका बहरी जहाज अपने 18वें सफर के 10 रोज ट्रिप का दूसरा दिन मना रहा था। 10 मंजिलों पर मुश्तमिल इस जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल पर पूल और वाटर स्लाइड्स बन रही थी। बच्चे आसपास भागते हुए बेहंगम शोर मचा रहे थे। बुजुर्ग जोड़े अलग मौसम का मजा लेते एक कोने में ऊँग रहे थे। स्याह तस्वीर उतार रहे थे। ब्लॉगर्स अपना कारोबार चला रहे थे। ऐसे में सीधा 10वीं मंजिल से 5वीं मंजिल में आओ। ऊपर नीचे जाते शीशे की बनी सुनहरी लिफ्ट, एक दूसरे के मतवातर में चलते एक्सेलरेटर। एक तरफ परेड का शोर था जिसमें कोई नाचने वाला गुरोह भी आया था। मिस्री रक्स देखते लोग इनके साथ शामिल थे। किसी ने कमरे के गिर्द घुंघरू से लदी एक बेल्ट बांधी थी तो जो हिलने की आवाज पैदा करे, तो किसी ने हाथ में डफ नुमा बड़ी सी गोल शय उठा रखी थी जो पीटने पर सोज बनाए। इनके शोर और तफरी को छोड़कर जरा मंजिल के दरमियान में खड़े हों तो जहां एक तिरछा मगर चौड़ा सुनहरी लैंप था, इसके नीचे एक वसी गोल दायरा में रिसेप्शन टेबल पर मौजूद था। सुनहरी रोशनी की वजह से इन दो मौजूदा लड़कियों के चेहरा नीम रोशन थे। पसे मंजर में छठी मंजिल पर मौजूद कानों में बजते म्यूजिक की आवाज भी थी। मुझे अपना रूम तब्दील करवाना है। रिसेप्शन मेज पर झुकी गुलेजान ने फरियाद की। सुनहरी पोनी एक कंधे पर झूल रही थी। ऐनक के शीशे चमक रहे थे। मेज की दूसरी तरफ खड़े होकर देखो तो ऐनक के चमकते शीशों के पार इसकी आंखें मुखराज से पत्थर जैसी लगेंगी। आपका रूम नंबर? कीबोर्ड्स पर तेज तेज उंगलियां चलाती हुई लड़की का कद पिस्ता और गालें दानों से भरी थी। गहरे नीले कोट के कॉलर पर माह मलका का लगा बैज रोशनी में चमकने के बायस बस एक गोल खाली सिक्का सा दिख रहा था। 220। फिरोजी रंग के प्लाजो शर्ट पर पहने रंग बिरंगे फूलदार गार्डिगन वाली लड़की ने एहतियातन इधर उधर नजर दौड़ाए, फिर खुश्क लबों पर जुबान फेरी। आपके फ्लोर पर लीकेज का इशू है। निगाहें रोशन स्क्रीन और अपनी तेज चलती उंगलियों के दरमियान आगे पीछे हो रही थी। लगेज? गुलेजान ने लहजे से वाजे था वो बेखबर था। फिर क्या वेंटर का इशू है? निगाहें जरा स्क्रीन से हटाई। वेंटिस का इशू? इस लड़की ने एक बेजारी से आह भरी। सुबह से हर किसी की शिकायत पर एक ही कहानी सुना सुना कर वो थक गई थी। सॉरी मैम, बट लगेज के इश्यूज और वेंटर्स की खराबी आज ठीक हो जाएगी। आपको अपना रूम तब्दील करवाने वाला मसला नहीं है। रटे हुए जुमले बोलती रिसेप्शनिस्ट की बात काटी। गोल दायरा का छोटा सा दरवाजा खोलते एक दूसरी मगर कदरे लंबे कद की यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की मेज की दूसरी जानिब खड़ी हुई। इसका भी बैज जैसे ही रोशनियों के बिल्कुल नीचे आया तो माह मलका का लोगो गायब हो गया। लब चबाते गुल ने कंधे के पीछे देखा। जब यकीन हो गया आसपास अलमीरा नहीं तो सुकून का सांस खारिज किया। ऐनक दुरुस्त करती वो मेज पर झुकी। एक तो इर्द गिर्द शोर इतना था कान पड़ी आवाज सुनना दुश्वार थी। मेरा मसला रूममेट है। कोर्ट वाली लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। तो आप इसको साथ लाई ही क्यों है? नई आने वाली लड़की ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। गुल झुंझला उठी। मैंने इसे साथ नहीं लाई। इनफैक्ट मैं इसे जानती भी नहीं। मैंने तो आपका 2 रूम्स वाला ऑप्शन चुना था क्योंकि इसका रेंट कम है। दोनों दानों वाली लड़की ने गुल का जुमला मुकम्मल किया तो वो खुद ब खुद खामोश हो गई। नदामत से गर्दन खुजाई। मुझे रूममेट तब्दील करवानी है। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोबारा से पुरजोर होते हुए इसने मेज पर दोनों हाथ मारे थे। मैम, जब आपने 2 रूम्स का फॉर्म फिल किया था तो क्या आपने इस पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी? गुल जैसे नालायक और जल्दबाज लोग हर रिसेप्शन पर काम करने वाले शख्स का बड़ा ख्वाब होते हैं। मुआहदे की तफसीलात पहले पढ़ते नहीं है, बाद में रोने आ जाते हैं।
बिल्कुल पढ़े थे। वो लड़की लाजवाब हो गई। क्या ये कोई मुआवजा था कि पहली मर्तबा कोई पढ़ा लिखा यहाँ आया है? तो इसमें ये लिखा था कि माह मलका आपको किसी भी अनजान शख्स के साथ पेयरअप कर सकती है और तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। गुल ने लफ्ज जोर से भींच लिए। जानती हूँ, मगर कल मैंने अपना सामान चुराते पकड़ा है इसे। मैं इसके साथ महफूज नहीं हूँ। अपनी फिसलती हुई ऐनक को दुरुस्त किया। कोई सबूत? इस बार वो लंबी लड़की बोली। क्या मतलब सबूत? आप लोगों के रूम्स में सिक्योरिटी कैमरास होंगे ना, आप देखें इसमें। सकाफती गुरूह का शोर अचानक तेज हुआ। रक्स करते लोग जमीन पर उछलते कूदते, कभी गोल घूमते, कभी साथ वाले की बाहों में बाहें डालते। गुल ने गुस्से से वहां देखा। माजरत, मगर माह मलका अपने स्याहों की तन्हाई को हम अहमियत देता है। वी डोंट इन्वेड इन प्राइवेसी टर्म्स में ये भी लिखा था। लड़की खुलकर मुस्कुराई। "हुँ, दोष के क्या पढ़ ली? दो शके क्या पढ़ ली, आकर रूप झाड़ रही है। ये क्या बात हुई? अगर कल को किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो क्या आप सबूत लाएंगे?" मेज के पास खड़ी लड़कियों को सांप सूंघ गया। गुल को जब अंदाजा हुआ कि वो क्या बोल गई है तो फौरन होंठों को सख्ती से बंद किया। खांसते हुए उसने माहौल में मौजूद तनाव को कम करना चाहा। गुल जानती थी अपनी खून खराबे वाली सोच को कुछ देर के लिए सुला दो। आई एम सॉरी मैम, मगर क्रूज लाइन्स आपके सामान की मुहाफिज नहीं। आपको अपने सामान की हिफाजत खुद करना होगी। मगर आप एक चोर को यहाँ कैसे रख सकते हैं? हमारे दरमियान यहाँ कातिल, करप्ट लोग, साइकोपैथ, ये सब होंगे। हम किसी को जिंदगी जीने से रोक नहीं सकते। ये काम पुलिस का है, हमारा नहीं। इस लड़की को अंदाजा हो गया था कि गुले जान की अकल का मयार भी इस जहाज में सफर करते बाकी लोगों जितना है। इसलिए दिमाग चलाने से बेहतर था वो अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चला ले। सुनहरी पोनी वाली लड़की हथेलियों की मदद से मेज से दूर हुई। बिफरी निगाहों से दोनों वर्कर्स को देखा और फिर पैर पटकते लिफ्ट की तरफ चलाई। मेज के कदरे फासले पर बनी लिफ्ट इसी वक्त नीचे आ रही थी। शीशों की बनी खाली गोल लिफ्ट में सवार होते इसने 10वीं फ्लोर का बटन दबाया। जब प्लाजो की जेब में मौजूद फोन थरथराने लगा, बेदिली से फोन निकालते कॉलर आईडी देखी। खुद ब खुद माथे के तमाम बल गायब हो गए। आंखों में एक इंकशाफ सा नुमाया हुआ। बेख्तियार वो तमाम मैसेजेस याद आए जिन्हें वो हफ्ते से नज़रअंदाज कर रही थी। आबला, कभी कभार मुझे लगता है आप मेरी कमाई हमारे पर नहीं, अपने कभी ना होने वाले शौहर पर लुटाती हैं। फोन हाथ में कैद अभी भी जल बुझ रहा था। ये कॉल कल भी आई थी, ये कॉल हफ्ता से आ रही थी, और अगर ये कॉल आइंदा न आई तो? आवाज ओवर थिंकिंग जान इससे आगे सोचना ही नहीं चाहती थी। गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई और अपने आधे नेल पॉलिश वाले नाखून से सब्ज हिंसा दबाया। जी आबला, इतराफ में देखा फ्लोर के बाद फ्लोर बदल रहे थे। लोग दूर से नन्हे मुन्ने दिखाई दे दिए थे। वह अपनी बहन की चीखों पुकार के लिए तैयार थी। कहाँ हो तुम? इनका अंदाज आज कुछ बदला सा था। अमूमन ये सवाल वो निहायत थानेदार अंदाज में पूछती थी। आज इतनी नरमी और खुशी के साथ इंसान गश खाकर मर जाए। कल गुल ने फोन को कान से हटाकर देखा। क्या इन्हें याद नहीं कि इतने दिनों से गुल इन्हें नजरअंदाज कर रही थी? मैं खुश्क लबों पर जुबान फेरते तर्क किया। अगर अपनी बहन को बता दिया वो कहाँ है तो फजूल खर्ची पर आधे घंटे का लेक्चर मिलेगा। झूठ बोलना मुश्किल नहीं था, बस अपनों से बोलना मुश्किल था। मिस्र में क्यों खैरियत? जैसे इसकी बहन को तो पता ही नहीं। जिब्रन मुस्कुराते इसने आंखें तफ्तीश से छोटी की, ऐसे जैसे तासरात इसकी बहन इतने दूर से भी देख लेगी। गुल ने नरगिस के लहजे में मौजूद बेताबी भांप ली थी। यकीनन इसकी बहन को कुछ अहम बताने वाली है। कल अयाज के घर वाले आएंगे। जोशीले अंदाज में कहते वो गुल को कोई कम उम्र लड़की लगी। क्यों? बेसाख्ता निकला तो फौरन मुंह पर हाथ रखा। क्या मतलब क्यों? वो फौरन अपने खरांट बहन अंदाज में आई थी। नहीं, मेरा मतलब, आवाज आहिस्ता की। क्या रिश्ता लेकर आ रहे हैं? ये तो अयाज ने नहीं बताया, मगर जाहिर है रिश्ता ही होगा। है? खुद से कहा। बाईं आंख आदतन फड़कने लगी। तुम सुनाओ, पता चला इस भागी हुई का? फोन की दूसरी तरफ से ब्लेंडर के चलने की आवाज आई। नरगिस की आवाज कदरे दूर पर चली गई। शायद वो किचन में काम कर रही थी। भागी हुई? खुद कलामी की तमाम हिस्से यकदम खबरदार हुई। भागी हुई। यास्मीन तकरीबन चीख थी जिसमें लिफ्ट के रुकने की आवाज भी शामिल हुई। क्या हुआ है गुल? नरगिस को इसकी दिमागी हालत पर खदशा हुआ। मैं आपको कॉल करती हूँ। फोन काटने से पहले ही इसने लिफ्ट बंद की और 5वीं फ्लोर का बटन दबाया। दूर से आती दो लड़कियां जो इसे हाथ हिलाकर लिफ्ट रोकने का कह रही थी, गुल ने इन्हें माजत ख्वाना अंदाज में देखा। सॉरी लड़कियों, आज कोई नेकी नहीं। रिसेप्शन डेस्क तक जाते इसे याद था इसने एक बात भी पूछनी है, मगर न जाने क्यों इन दो लड़कियों पर आए गुस्से ने इसके जहन से ये बात निकाल दी थी। वो 3 मिनट इसने किसी जले पैर की बिल्ली की तरह
ایک پاؤں سے دوسرے پر اپنا وزن منتقل کرتے گزارے تھے۔ لفٹ ابھی آدھی ہی کھلی تھی جب وہ بے وقوفوں کی طرح باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے ریسیپشن ڈیسک تک پہنچی۔ اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا، اینک ناک کی نوک پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ دانوں سے بھرے گال اور پستہ قد والی لڑکی نے بیزاری سے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ میم ہم نے کہا نا روم نہیں، مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ روز زور سے میز پر ہاتھ مارتی ایک سانس میں کہا۔ گہرے نیلے یونیفارم والی لڑکی نے نا سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ گل کی آنکھوں میں چھائی پر عزم سختی گہرے سانس لینے کے باوجود بھی کم نہ ہوئی۔ کیا؟ پریڈ اب ہٹ چکی تھی۔ وہاں اب دوبارہ بچوں کی گول ٹرین چلنے کی تیاری ہونے لگی تھی۔ گل کوہنیوں کی مدد سے اس چوڑے لیمپ کے نیچے ہوئی۔ اگر لیمپ کی نظر سے دیکھو تو اس کے گول دائرے میں 3 لوگ تھے، ساتھ کھڑی 2 لڑکیاں اور تکون کے تیسرے سرے پر کھڑی گل۔ میری بہن 3 ماہ پہلے ترکی سے لاپتہ ہوئی ہے۔ 3 ماہ پہلے وہ اسی جہاز میں آئی تھی۔ میرے پاس فون کی گیلری میں رکھا وہ کوپن دکھایا۔ یہ 30% آف کا کوپن بھی ہے۔ یہ ہنی مون ٹرپ جو صرف فارینرز کے لیے ہے۔ ان لڑکیوں نے فون ہاتھ میں لیا۔ مجھے جاننا ہے کہ اس نے کس تاریخ کو چیک ان اور چیک آؤٹ کیا ہے۔ کیا وہ اکیلی تھی یا نہیں؟ ان 2 لڑکیوں نے پہلے فون اسکرین کو دیکھا اور پھر اس لال چہرے والی کو۔ اب ان کے تاثرات میں ہلکی سی نرمی گھلی۔ یہ بیچاری تو بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہے۔ معذرت میم، ہم مینیجر کے کہے بغیر آپ کو یہ سب نہیں بتا سکتے، مگر میں اس کی قریبی رشتہ دار ہوں، بہن ہوں۔ اس کے انداز پر ایک نے دوسری کو شرمندگی سے دیکھا۔ مینیجر سے اجازت لے آئیں تو ہم آپ کو اپنا پیسنجر نیم ریکارڈ دکھا دیں گے۔ اسی وقت میز سے جڑے چھوٹے سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے آنے والے 2 لڑکوں کو دیکھا۔ مگر I'm sorry میم، ہماری ڈیوٹی آرس ختم ہو گئے ہیں۔ کوٹ پر لگے بیچ کو اتارتے انہوں نے دراز میں ڈال دیے۔ گل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ 2 لڑکیاں ہٹی اور 2 لڑکے اندر آئے۔ ان کے کوٹ پر بھی وہی بیچ لگے تھے۔ گل کے آنکھوں کے کناروں پر آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ منظر ایک دم بھاری ہو گیا تھا۔ یس میم، نئے آنے والے شخص نے پوچھا۔ کوٹ پر لگے ان کے وہ سکے جیسے نشان چمکے۔ گل نے ان کی شکل دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ تیز قدم اٹھاتی اب وہ دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہتھیلی سے آنکھوں میں آئی نمی کو مسئلہ یہاں کوئی اس کی مدد کو تیار ہی نہ تھا۔ لفٹ کے شیشے کھلے اور وہ شکستہ قدم سے اندر داخل ہو گئی۔ بھاڑ میں جائے سب، کوئی نہیں کرے گا تو میں اپنی مدد آپ کر لوں گی۔ باب ملکہ کیسے بیان کروں میں اس کو؟ نہ تخت نہ تاج نہ ہیرے نہ زیورات۔ جہاز کا 10واں فلور کچھ یوں تھا۔ درمیان میں ایک وسیع پول جس کے ارد گرد مختلف چھوٹے پولز اور سلائیڈز تھیں۔ کوئی سلائیڈز گلابی، کوئی سبز، کوئی مکمل بند جیسے سرنگ، کوئی بغیر سر والی۔ یہ منظر تو دیکھو ذرا۔ کیمرے کا رخ سمندر کی جانب کیے المیرا الزیبا کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی۔ وہ جہاز کے بالکل سرے پر تھی جو قدرے اونچا تھا، مصری طرز کا بنا کھلا سا ہلکے گلابی رنگ کا سادہ کافتان جس کے بازو کلائی سے نیچے بہتے آئے۔ گلابی سکارف سر کے سرے سے لے کر جاتے پیچھے کو کھسکا ہوا تھا۔ چوڑی پیشانی چمک رہی تھی۔ یا سلام، کمال۔ فون کی دوسری طرف بیٹھی زیبا نے ستائش سے کہا۔ المیرا نے اتراتے ہوئے آنکھیں مٹکائیں کہ دیکھو ذرا میں کتنے عیش میں ہوں۔ اسکرین پر جھانکو تو زیبا اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑی دکھے گی۔ سامنے انڈا توے پر ڈالا تھا۔ ویسے المیرا تم نے مجھے بتایا نہیں، المیرا نے جواباً آئی برو اٹھائی، کہ تم اس سفر میں کیوں جا رہی ہو؟ المیرا عنایت کی آنکھیں شل رہیں، البتہ ان پر جمی جھوٹ کی برف نہ پگھلی۔ ایسے ہی زیبا کا انڈا بناتا ہاتھ بے اختیار لڑکھڑایا۔ غربت کے دنوں کی آخری ٹپ کہتے ہوئے المیرا ہنسی۔ زیبا کو حیرت نہ ہوئی، اسے المیرا جیسی بندی سے ایسی ہی توقعات تھی۔ وہ المیرا، واہ المیرا، حلق صاف کرتے زیبا کھنکاری۔ تیز ہوا سے اس کے بال ہونٹوں پر ہلکی لپ گلوس سے چپک رہے تھے۔ میں نے اپنی الماری میں تقریباً 7,000 پاؤنڈ رکھے تھے۔ وہ تم نے دیکھے تھے کیا؟ زیبا کے انڈے پلٹنے کی آواز فون سے باہر تک آئی تھی۔ 7,000 دیکھے ہیں یا تمہارے اپارٹمنٹ میں کی الماری دیکھی ہے؟ گردن پر جھولتے اسکارف کی نوک کو انگلیوں میں لپیٹا۔ الماری میں رکھے میرے پیسے دیکھے ہیں؟ زیبا نے قدرے سخت انداز اپنایا تھا۔ ہاں دیکھے ہیں۔ رخ موڑتے اس نے ریلنگ سے ٹیک لگائی، بازو آگے کیا، فون ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ سامنے سے بھیگے ہوئے 2 بچے بھاگتے ہوئے گزرے، ان کے پاؤں کے نشان لکڑی کے فرش پر چھپ گئے۔ تم نے لیے ہیں کیا؟ تفتیشی سے آنکھیں چھوٹی کی۔ اوہ، بالوں کو لہراتے ہوئے وہ اوہ کو لمبا کیا۔ وہ تمہیں ساتھ لے آئی؟ یہاں کندھے مسکرا کر اچکائے تھے۔ وہاں زیبا کا انڈا پلیٹ میں ڈالتا ہاتھ پھسلا اور پلیٹ سمیت انڈا زمین بوس ہو گیا۔ تم کیا؟ جھٹکے سے شیلف پر رکھے فون کو اٹھا کر چہرے کے قریب کیا۔
ناقابل برداشت غصہ کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑی۔ المیرا کے نہیں، وہ جس کے پیسے چوری ہوئے تھے؟ کیا تم نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھا؟ المیرا نے ناگواری سے اپنے دوست کے ڈرامائی انداز پر آنکھیں گھمائی۔ تم نے میرے پیسے چرائے ہیں، وہ باقاعدہ دوسری طرف سے چیخی تھی۔ نہیں، میں نے ادھار لیے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، اجازت کے بغیر پیسے لینے چوری ہیں۔ زیبا کا بس نہ چلتا تو فون کے اندر سے ہاتھ مار کر المیرا کو پیچھے سمندر میں گرا دیتی۔ اپنی چیزوں پر کیا اجازت؟ زیبا نے مٹھیاں بھینچتے بولنے کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ اپنا اکاؤنٹ نہیں دکھا کیا؟ ضدی بچے کی طرح المیرا نے رٹ لگانا شروع کی۔ فائدہ؟ قرضے لینے کی نوبت آ گئی ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے زیبا نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنا کھلا طنز کیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں۔ اپارٹمنٹ میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں تفتیش سے چھوٹی ہوئی۔ المیرا کا انداز کہیں سے بھی مذاق والا نہ لگا تھا، مگر اپنی قسمت کے ہر انداز سے اسے یہ ضرور لگا کہ اس کی قسمت ضرور مذاق کر رہی ہے یا اڑا رہی ہے۔ غلط بندی سے دوستی کرنے کا انجام۔ جھٹ پٹ اپنے فون میں موجود بینک کا ایپ کھولتے زیبا کی آنکھیں ہر سیکنڈ تاثر بدلتی گئیں، کہیں سوال، کہیں ناگواری، کہیں حیرت تو کہیں صدمہ۔ المیرا، یہ صرف 30% ہے جتنا تم نے مجھے لوٹا ہے۔ لوٹا نہیں، تم نے ادھار دیے ہیں۔ دوبارہ سے انگلی اٹھا کر بات پر زور ڈالا۔ زیبا نے بات کرنے کے لیے لب واہ کیے جب المیرا نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھا، ابھی 30% دیا ہے، یقین تو آ گیا نا کہ میں ایک نہ ایک دن جب باقی بھی دے دوں گی۔ زیبا نے ہاں میں سر ہلایا اور ساتھ ہی دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔ تو تم نے مان لیا کہ میں دوں گی، اب بے فکر ہو جاؤ، باقی کے پیسے بھی جلد۔ اوکے، ٹیک کیئر زیبا، بائے۔ زیبا بولنے کی کوششوں میں ہی لگی رہی اور دوسری طرف سے المیرا نے منہ پر فون بند کر دیا۔ اسکرین بجھی تو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ ہاں، لوگ ابھی بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ظاہر ہے وہ سیر و تفریح اور کچھ دیر کے لیے اپنی مصروف زندگی کو پس پش ڈال کر یہاں آئے تھے۔ کئی لمحے وہ ریلنگ کے بالکل سامنے کھڑی رہی جہاں سے جہاز قدرے بلندی پر تھا۔ پانی کی تیز لہریں جہاں کے احاطے سے ٹکراتی اسے بھگو دیتی۔ آج المیرا کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خالص جذبات تھے، افسردگی اور ملال۔ دل پر ایک انچاہا بوجھ تھا، کچھ فیصلہ لینا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھے۔ 5 سال پہلے کہ وہ درد یاد آیا جب وہ خالی جیب اس ملک میں آئی تھی۔ زخمی دل، بکھرا اعتماد اور زندگی خاندان سے خالی۔ ایئرپورٹ سے اتارتے اس کے بیگ اکاؤنٹ میں بس اتنے پیسے بھیجے گئے تھے کہ جس میں اس کا 1 ماہ کا گزارا ہو سکے۔ اس کے بعد المیرا نے زندگی یوں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر، ایک رہائش سے دوسری اور ایک نوکری کے بعد اگلی جھیل کر گزاری تھی۔ وہ اپنی دوست اور اپنی دشمن خود تھی۔ فون آن کرتے نمبروں کی لسٹ کھولی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ معاف کرنا زیبا، مگر میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ سمندر کے تلاطم، شور اور بچوں کی جوشیلی چیخوں پکار کے درمیان ایک لڑکی نے اپنے فون میں کھلے زیبا کے کانٹیکٹ کو دیکھا، اور ہر ابتدا شفاف ہو کر شروع کی جاتی ہے۔ بلاک کے ہندسے تک انگوٹھا گیا، پانی کے قطرے اس کے ہاتھ نم کر رہے تھے۔ تم ایک بہت اچھی دوست تھی، اللہ تمہیں عقل دے، مگر میں اپنے ابا کی بیٹی ہوں، وہ کہتے تھے۔ نمبر ڈیلیٹ کرتے سر اٹھا کر شفاف آسمان کو دیکھا۔ مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے۔ آنکھیں بند کرتے اس نے پانی کے قطروں کو چہرے سے ٹکرانے دیا۔ راستے میں اگر کبھی تم ٹکرا گئی تو کبھی بھولے سے بھی نہیں پہچانوں گی۔ چہرہ سپاٹ تھا، یہ المیرا کا چہرہ نہیں تھا، اس المیرا کا جسے تم جانتے تھے، کیونکہ اب ایک نئی ابتدا ہوگی، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ آنکھیں کھولتے وہ ریلنگ سے ہٹی، دل پر رکھا بھاری پتھر اسے خود ہی اٹھانا تھا۔ خیر، خس کم جہاں پاک، وہ شوق اور لاپرواہ انداز واپس آیا۔ مسکراتے ہوئے وہ مڑی اور کونے میں موجود اپنی کرسی کی جانب بڑھتے اس پر پھیل گئی۔ 2 پلاسٹک کی کرسیوں کے بیچ ایک ننھا میز تھا، جس کے بالکل اوپر لگی چھتری دونوں کرسیوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ پاؤں جوتے سے نکالتے وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی کرسی پر نیم دراز ہونے کی تیاری میں تھی۔ پشت پر سرہانہ درست کرتے وہ فون ہاتھ میں لیا، دانتوں کا اشتہار بنے۔ اس نے اسکرین سوشل میڈیا ٹٹولنے کے لیے جلائی جب فون کے اوپر سے اس نے شاید نہیں یقیناً کوئی بھوت دیکھ لیا تھا۔ دور سے احسان بن نوفل فون پر انگلیاں چلاتے آ رہا تھا، سفید غیر استری شدہ شرٹ اور خاکی شارٹس۔ المیرا کے تو مانو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ یہاں سے اٹھ کر ضرور بھاگتی اگر وہ مرد اس کے رخ میں نہ آ رہا ہوتا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے ساتھ میز پر رکھی گل کی کتاب اٹھائی اور چہرے کے سامنے پھیلا دی۔ سچ شکر اس کی ساری توجہ فون میں تھی۔ کتاب کا ایک کونا موڑتے اس نے اپنے سے 3 کرسیوں کے فاصلے پر کھڑے اپنے منگیتر کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف کمر کیے ایک ہاتھ پیٹھ پر رکھے ہوئے تھا۔ المیرا کو کل کا واقعہ یاد آیا۔
कल रात वो किस तरह अपना सांस संभालती लिफ्ट तक और लिफ्ट से बाहर आती थी, सिर्फ वो या इसके फरिश्ता या इसका खुदा जानता था। स्याह फ्रॉक को संभालते इसने कमरा नंबर 220 के नोब पर हाथ रखा और बगैर रुके अंदर आई। बाथरूम से निकलती गुले जान ने घबरा कर चीख मारी। अलमीरा का अलबत्ता घबराने से कोई ताल्लुक नहीं था। सीने पर हाथ रखते इसने ऊपर से नीचे तक अलमीरा को देखा। वो इतनी सच संवर कर गई थी कि वहां वापस भी वैसे ही आई थी, मगर ये चेहरे का रंग ये फक क्यों था? हैरत इसको निचड़े हुए रंग पर नहीं, हैरत इसको अलमीरा के निचड़े हुए रंग पर हुई थी। खैर तो है, कोई भूत देख लिया क्या? इसके बोलने पर वाज़ेह गुटर गुटर की आवाज़ आई। नाक खोलने की खातिर इसने एक साथ से नेसल स्टिक नथनों में रखी और दूसरी तरफ से नाक को दबाया हुआ था। जल्दी जल्दी अपने जूते उतार दिए। अलमीरा ने सर उठाकर अपनी रूममेट को देखा। वो लंबे सांस लेती फिलहाल अपनी बंद नाक को खोलने में मसरूफ थी। तवज्जो का मरकज स्याह फ्रॉक वाली परी। गुल के चेहरा पहली मर्तबा हर वक्त की शिकायत के बजाय मासूमियत थी। अलमीरा के तने साफ खुतबा को ढीले हुए अच्छी भली सेहतमंद लग रही हो। फालतू में अपनी सोशल एंजाइटी की वजह से पार्टी में नहीं गई। बेड पर से उठती अलमीरा गुल को निहायत जहर लगी थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अलमारी की तरफ बढ़ते कदम रुके। इसके जवाबी वार को इस लड़की ने घास ही नहीं डालना चाहते हुए भी लिपस्टिक वाले होंठ महफूज हुए होते मुस्कुराए थे। इस लड़के के बर्दाश्त आजमाने में से बहुत मजा आना था। बिना जवाब दिए वह अलमारी में मसरूफ हो गई थी। गुल की जुकाम ज़दा हालत इस वक्त इसे इजाज़त नहीं देती थी कि वह अपनी रूममेट के मजाज का तफसीली जायजा करे। नेसल स्टिक का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लगता है आज बंद नाक के साथ ही सोना पड़ेगा। हाल एहसान ने फ़ोन कान से लगाया और पीछे मुड़ा। अलमीरा ने फ़ौरन चेहरा किताब में छुपा दिया। कान अलबत्ता अब इस मर्द के काल पर थे जो बड़ी बेसब्री से पूरे किनारे खड़ा था, पुल के किनारे खड़ा था। स्याह चश्मे आंखों पर लगी थी, वरना अलमीरा आंखें ही पढ़ लेती। हाँ, देख लिए थे तुम्हारे मैसेजेस, फ़ोन डेड था, वरना जवाब दे देता। अलमीरा खिसक कर ज़रा सा आगे हुई। पता तो है तुम्हें मेरे बब्बा का, इन्हें बताया मैंने। असवान मिस्री शहर जा रहा हूँ, उठाकर उन्होंने ये मीटिंग थमा थी। अपने घर से बाहर तो एहसान भी शेर था, ऊंची आवाज़ में कहका और झूठे वादे। इस वक्त अलमीरा ये बिल्कुल भूल चुकी थी। इसके हाथ में इसकी जानी दुश्मन जरिया इल्म किताब नामी शय थी। बस ये आज की डील साइन हो जाए। पता नहीं इन बुढ़ों को कश्तियों में जाकर 2 कागज के सफ़े साइन करने में क्या मज़ा आता है। किस माँ से लगा है आज? एहसान ने गर्दन जरा सी मोड़ी। अलमीरा को पता नहीं चला कब जासूसी करते करते किताब चेहरे से हट गई। फौरन रुख तब्दील करते चेहरे को किताब से ढका। हाँ, 2 दिन बाद तुम्हारे पास ही होऊंगा, कल भी। अलमीरा ने नागवारी से आंखें घुमाई। बंदे में कोई तख्लीकी सलाहियत नामी शय भी होती है। ये क्या हर लड़की को बस एक ही जैसे नामों से पुकार पुकार कर झूठे ख्वाब दिखाते रहो? मुस्कुराता और शर्माता हुआ एहसान अब पुल की तरफ से हटता दूर जा रहा था। इसके गुनाह लिख लिख कर यकीनन इसके फरिश्ता भी थक जाते होंगे। आंखें घुमाते एक अदा से अलमीरा ने अपने बाल झटके और किताब बंद की। जरा सी नज़र जो बंद होते सफ़े पर डाली, वहीं इसको तीर की तरह सीधा बिठाने के लिए काफ़ी थी। बेध्यानी में इसने एक लफ्ज़ पढ़ लिया, वो लफ्ज़ जो कभी ऊंची आवाज़ में भी ना पढ़े थे। किताब पूरी खोलती इसने वो सतर तलाश की। इसके 14 तबक रोशन हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती इसे लगता दिमाग घूम जाएगा। कई सफ़ाहत आगे गई, दरमियान से एक कुछ सतूर पढ़ी। हेज़ल आंखें निकल कर बाहर आने को थी। नौमौलूद कली जैसी गुले जान ऐसा कांटेदार मवाद पड़ती है। गुल बीबी तो एनी वैनी मासूम नहीं, तो एनी भी मासूम नहीं। गुल बीबी तुम इतनी भी मासूम नहीं। बगलों का एक गौल शोर मचाता है इसके सर के ऊपर से गुजरा। अगर किताब के सरवर्क पर नजर डालें तो वहां द मैडिस्ट ऑब्सेशन बाय डेनिलिया लॉरी लिखा नजर आएगा। बाब मुंसिफ। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकते ही दरवाजे खुले और बेबसी से लब चबाती गुलेजान बाहर निकली। इसके तनावज़दा थे। इसके कदम तनावज़दा थे। आंखों की हरकत पर गौर करो तो वो पुरसोच थी। उसे मालूम था 7वीं मंजिल के बिल्कुल दहाने पर मैनेजर ऑफिस है। बाकायदा कश्ती का नक्शा याद करके आई थी। बिल्कुल सामने डाइनिंग हॉल का वसी दरवाज़ा था और आसपास बेशतर कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट। एक तरफ को बनी खिड़कियों की दीवारों से
सूरज की रोशनी अंदर को आ रही थी। इर्द गिर्द सर उठाकर देखते वो हॉल के करीब आई थी और बाएं जानिब मुड़ी ही थी जब सामने से आते दबीर के बमुश्किल टकराते हुए बची। हाथ में भारी डिब्बा और शर्ट के बाजुओं कोहनियों तक मोड़े दबीर उल साजाज लम्हा भर को लड़खड़ाया था। हमेशा की तरह निगाह गुस्ताखी करती इन आंखों को देखने लगी, मगर आज को ले जाने से लिफ्ट करवाने की मूड में नहीं थी। मगर नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने पर इसको बिल्कुल कोने में मौजूद दरवाजे पर चीफ स्टाफ मैनेजर लिखा था। आंखों में खुद ब खुद उम्मीद के जुगनू चमक उठे थे। पीछे खड़ा दबीरुल साजार गर्दन फेरे रोबोटिक अंदाज में इस लड़की को देख रहा था। वो इस कदर खामोशी थी और संजीदगी से इसे देखता था कि इंसान नहीं, इस पर कोई पत्थर के बुत होने का खदशा गुजरे। गुल भागते हुए दरवाजे तक आई और अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाने की खातिर गहरी सांस ली। जिस्म ढीला छोड़ दिया, एक हाथ की दो उंगलियां उठाकर दरवाजा खटखटाया। जवाब न डांट। आंखों में जलते जुगनू हल्के से मानंद हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा दोबारा बचाया। ताला लगा है। फासले पर खड़े बुत के लबों में जंबिश हुई और ये अल्फाज निकले। गुल ने एक नज़र दबीर को देखा, फिर चौखट पर लगे ताले को जोश में होश खो देना कोई इससे सीखे। बुरा सा मुंह बनाते अब वो जानबूझकर पांव जमीन पर रगड़ते चलने लगी। दबीर की गर्दन भी आहिस्ता आहिस्ता इसका पीछा करती गई। वो लिफ्ट की तरफ जा रही थी। दबीर ने भी वहीं जाना था। भारी सामान संभालते वो इससे आगे निकल गया और लिफ्ट का बटन दबाया। अंदर दो लिफ्ट थी, एक शीशों की जो ऐन जहाज के बीच में थी और दूसरी सुनहरे दरवाजे वाली जो मंजिलों के अंदर को बनी थी। इस वक्त वो बगैर शीशे वाले के सामने थे। गार्डिगन की जेबों में हाथ डालते वो इससे फासले पर थी। लिफ्ट अभी तीसरे फ्लोर से आ रही थी जहां दबीर निहायत खामोशी के इंतजार कर रहा था। वहीं गुल अपने जहन में 20 खदशात पालते इससे किन अखियों से देख रही थी। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? भवें सुकेड़े कहीं इस डब्बा में कुछ बेहोशी का सामान तो नहीं? सांस यकदम रुक गया। मैं तो इस वक्त इसके साथ भी अकेली हूँ। अगर मुझे इसने मरवा दिया तो? ऐसे कैसे मार देगा? पब्लिक प्लेस है। मैनेजर इस वक्त स्टाफ चेकअप के लिए गए हैं। हमवार लहजे में कही गई बात ने गुल के ख्यालात के तसलसल को तोड़ा। इन दोनों का एक धुंधला सा अक्स बंद दरवाजे पर बना था। गुल ने जो कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने लिबास पर बनी ऊनी जेबों से खेलने लगी। लिफ्ट के ऊपर आने की बिप बिप अभी जारी थी। आसपास पेट पूजा की खातिर लोग ही लोग थे। कोई काम था? लिफ्ट की मखसूस चलने की आवाज़ दबीर की आवाज़ में गायब हो गई। गुल ने ज़रा सी गर्दन फेरी और साथ खड़े आदमी को देखा जो कद में इसके बराबर ही था। इसकी जनाना अना को ये बात अच्छी लगी कि एक मर्द इससे कद में बराबर है। सवाल को यकसर फरामोश करते नजरें दबीर के हाथ में मौजूद भारी डिब्बे पर गई। माह मलका का लोगो एक कोने में बना था। इस डिब्बे में क्या है? एक आईब्रो चकाते इसने मौजू तब्दील किया। कोई काम था मैनेजर से? दबीर ने शायद इसकी बात को इतना अहम नहीं समझा कि जवाब दे। गुल को बुरा लगा, चुनाचा इसने भी जवाब ना दिया। बलाखिर लिफ्ट आकर रुकी और इसके दरवाजे इन दोनों के इस्तकबाल के लिए खुले। खाली लिफ्ट में दाखिल होते अचानक ही बाहर की तमाम आवाज़ें बंद हो गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये इस पूरी गुफ्तगू में पहली मर्तबा था कि इसने सिर्फ निगाहें ही नहीं, चेहरा भी इसकी तरफ फेर कर बाकायदा मुखातिब करते हुए बात की हो। गुल क्या साहब कुछ पुरसुकून हुए, लब चबाते वो अब फैसला की कशमकश में थी। जेब में मौजूद नाखूनों से वो गार्डिगन के धागों से खेल रही थी। गर्म सांस फिजा में खारिज करते बताने का फैसला लिया क्या? 3 माह पहले मेरी बहन वो गायब हो गई थी। इसने ये नहीं कहा कि भागी थी। इसे ही ढूंढते मैं मिस्र तक आई हूँ और अब मैं इसके बहुत करीब हूँ। दबीर को याद आया उस रात पुल पर अलमीरा भी ऐसा कुछ बोल रही थी। मेरे डिटेक्टिव ने मुझे एक लिस्ट भेजी थी पिछली दफ़ा इस क्रूज शिप के पैसेंजर्स की। इस जहाज़ में आने के फैसले के फ़ौरन बाद इसने डिटेक्टिव के अकाउंट में पैसे भिजवाए, जिसके बदले में इसे खस्ता हालत में एक अजीब सी बेतुकी सी लिस्ट मिली। इसमें मेरी बहन का भी नाम था, मगर इसकी गर्दन नदामत से झुकी। आवाज़ से लगता था वो अभी तक अपनी बहन को ना ढूंढ पाने पर शर्मिंदा है और कहीं अंदर शायद नहीं, यकीनन इसे याद भी करती है। मगर इसने आधा काम किया होगा। दबीर की गर्दन गुल की तरफ, मगर कदमों का रुख बिल्कुल सामने था। हाँ, थकन ज़दा सांस खारिज की ना। डिपार्चर डेट्स है ना, अराइवल डेट्स। और मुझे शक नहीं, यकीन है यास्मीन यहाँ अकेली नहीं आई होगी। लिफ्ट की रफ्तार अचानक सुस्त हुई, मतलब वो रुकने वाली थी। दबीर ने इसकी कहानी सुनते और समझ से सर हिलाया। ब्रोहा भी अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद हो सकती है। मैं तुम्हें पैसेंजर्स कार्ड ला दूंगा। साथ खड़ी लड़की ने एक झटके से सर उठाया। लिफ्ट के दरवाजे इसी वक्त खुले और दबीर के पाँव में हरकत हुई। तुम कल शाम 7:30 पर बार पे आ जाना। लिफ्ट से निकलते इसने एक हल्की सी
निगाह तुर्क लड़की पर डाली। और हाँ, अलमीरा को मत बताना। अपनी बात कहकर वो हमेशा की तरह ये जार वो जा हो गया। मैं इसको क्यों? अरे पूरी बात तो सुनते जाओ। लिफ्ट से बाहर निकलते गुल ने पीछे से नारा लगाया। दबीर तब तक राहदारी में गायब हो चुका था। इसके कदम इतने तेज क्यों थे? अजीब मिस्ट्री मैन था। आह, करते वो कॉरिडोर से दूसरे रुख पर मुड़ गई। ये इनके कमरों का फ्लोर था, वही नीला कालीन और सफ़ेद दीवारों में मौजूद कैमल रंग के दरवाजे। कमरा नंबर 220 बिल्कुल सामने था। जब इसके कान खड़े हुए इसे एक आवाज़ आई, दो लोगों के झगड़ने की। गुल ने गौर किया। वो आवाज़ों का रुख तलाशना चाहा। तुम समझने की कोशिश करो तो यार। आवाज़ इसके पीछे से आ रही थी। अभी ही तो ये कमरा इसने पार किया था। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूरन वो कुछ न कर सकी सिवाय इसके ज़रा गौर से सुनने के। क्या मालूम वो इनका झगड़ा ही सुलझा दे। एंडी, तुम्हें हर नई जगह पर जाकर यही वहम होते हैं। अमेरिकन अंग्रेजी में किसी औरत का नरूठा अंदाज था। वहम नहीं है ये, मेरे पास सबूत है। अंदर कमरे में झांको तो एंडी और सैंडी, वही यूट्यूबर्स, अपनी बहस में मसरूफ थे। अमेरिकन मगर एशियाई बनने की नाकाम कोशिश करने वाली सैंडी और इसके सर पर खड़ा एशियाई मगर अमेरिकन बनने की नाकाम कोशिश करने वाला एंडी। गूगल पर कौन से सबूत होते हैं? इसकी मंगेतर ने चिढ़ते हुए चैलेंज किया। अरे पूरा ब्लॉग बीच है माहे मलका के नाम, जहां यहां से होकर जाने वाले लोग अपनी राय देते हैं। तुम एक बार देखो तो सही। लैपटॉप खोला जिसको इसकी मंगेतर ने लापरवाही से पीछे धकेल दिया। ब्लॉग पर यह साफ लिखा था कि यह जहाज गायब हो सकता है। बाहर खड़ी गुल ने भवे माथे से जा लगी थी, मुंह पर हाथ रखा। अगर अभी दरवाजा खुलता इसने सीधा अंदर जाना था। सीरियसली? गायब? एंडी, इतना बड़ा जहाज है, गायब होकर कहाँ जाएगा? तुम्हारी जेब में सिर्फ यही थोड़ी लिखा है। नीले पर्दों के पार से समंदर के ऊपर नीचे होती लहरें झलकी। ये एक आम जहाज नहीं। लोगों का कहना है यहाँ पर पकने वाले खानों में अजीब सा जायका होता है। सीसिकनेस लड़की ने वजाहत दी थी। बाहर खड़ी गुल भी अब सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई कल के खाने चिकन शवारमा का जायका अजीब था? यहाँ के शॉवर में आने वाले पानी से अजीब सी बदबू आती है। मरीन वाटर, सैंडी की वजाहत। और वहीं तुर्क लड़की ने जहन में उबलती नई कशमकश। और सबसे हैरान कुन बात, किसी का मानना है इन्हें यहाँ स्टॉल किया गया है। इधर कैमरास लगे हैं। सैंड बाहर खड़ी गुल की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। अभी तो इस रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि यहाँ कोई कैमरास नहीं। ये अब अचानक से व्हाट नॉनसेंस। वहां सैंडी झटके से खड़ी हुई। यहाँ गुल की जेब में रखा फोन ऊंची आवाज में बजा। हड़बड़ाते हुए उसने उठाया। वॉल्यूम का बटन दब ही नहीं रहा था। अंदर बैठे दोनों लोगों ने दरवाजे की जानिब देखा। गुलेजान के हाथों में पसीना जमा हो। यह हमेशा ऐसी सूरत हाल में ऐसा क्यों होता है? फौरन से पहले दरवाजे से पीछे होते वो अपने कमरे के सामने आई। वहां कमरा नंबर 223 का दरवाज़ा खुला और एंडी बाहर आया। यहाँ कमरा नंबर 220 का दरवाज़ा बंद हुआ और गुल अपने कमरे में गई। इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखने पर जब इस एशियाई को कोई नजर नहीं आया तो कंधे उचकाते वापस चला गया। क्या है अलमीरा? वो यूं सरगोशी कर रही थी जैसे अभी भी 223 के सामने हो। कोई और होता तो शायद इसे इतना गुस्सा न आता, मगर अलमीरा इनायत मोहसिन का नाम देखते ही इसका हर जज्बा नफरत और घुटन में बदल जाता था। कहाँ हो तुम? जल्दी से 5वीं फ्लोर पर आओ। सवाल पूछा, हुक्म सुनाया, कॉल काटी और दोबारा खामोशी। गुल तो हक धक रह गई। फोन को घूरते इसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं तुम्हारे बाप की मुलाजिम नहीं हूँ, बैठी रहो वहाँ, खुद को कहते इसने फ़ोन अपने बेड की तरफ उछाल दिया और ख़ुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अच्छी भली वो जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी। अलमीरा ने सारा मूड तबाह कर दिया था। बाप खादिम 7वीं मंजिल पर बना डाइनिंग हॉल इस वक्त नाश्ते के इकसाम में मसरूफ था। गोलाई में बने मेज़ के इर्द गिर्द हर किस्म के खदोखाल से स्याह बैठे खाना नोश फरमा रहे थे। कहीं खुशकपियाँ थी तो कहीं बर्तनों के टकराने की आवाज़ें। तुम पाकिस्तान के किस कोने में चले गए हो जो कॉल उठाना अजाब हो गया है? डाइनिंग हॉल से अंदर दाखिल होते ही फादर इस्लाम को देखते लड़की मौतबाना अंदाज में सलाम किया। सर के खम से जवाब देते वो मोबाइल पर तेज तेज उंगलियां चलाता आगे बढ़ गया। जहाँ जुबैर का मैसेज स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैं अपने फारिग वक्त को यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ। सफ़ेद आधी आस्तीन वाली पोलो शर्ट के साथ कैमल रंग की पैंट कलाई में पहनी महंगी घड़ी जो कलाई से नीचे को आ रही थी। तुम गायब हुए हो तो इस्तकलाल इस्लामिया पार्टी वाले भी खामोश हो गए हैं। जुबैर का मैसेज पढ़ते ही होठों के किनारे तंज से ऊपर को उठे। पता था इसे यही होना है। मालूम था मुझे कि बस खाली ढोल पीट रहा है।
मान लो इस बंदे ने कोई केस भी नहीं किया होगा, वरना कम से कम मेरे पास कोर्ट नोटिस तो आता। स्क्रीन पर 3 नुक्ते नजर आए, मतलब जुबैर टाइपिंग कर रहा था। चलते हुए फातिर अपने मखसूस टेबल से काफ़ी फासले पर रुका। जोड़ी चौड़ी बालकनी की रेलिंग पानी के कतरों से नम थी। सूरज की किरणें पानी की सतह पर चमकी। जुबैर का मैसेज पर फोन हल्का सा थरथराया। ब्रेकिंग न्यूज़, अजीज बिन खुलद का बेटा गासिम बिन उजैर भी मिस्र वापस आ चुका है और अब 3 साल पहले की तरह लुक्सोर वाली सीट पर वो बैठेगा। फातिर ने एक साथ 3 हंसने वाली इमोजीज भेजे, जिसके जवाब में जुबैर ने आंखें घुमाई। आपकी बात का दुरुस्त साबित हो जाना एक अलग ही एहसास है। खैर, पाकिस्तान कैसा है? वो सारा एहसास नींद की गोलियां खाकर फौरन सो गया। फातिर को एक मर्तबा फिर पछतावा हुआ कि वो क्या था जो मुकम्मल वीडियो देख लेता। ठीक बमुश्किल टाइप करते इसने सेंड का हिंसा दबाया और साथ ही इस वीडियो में सीखे 2 असूलों में से पहले वाला जहन में दोहराया। तुम क्यों पूछ रहे हो? झूठ उल्टा बंदे पर डाल दो। मैं नहीं, अख्ती का पैगाम है। रेलिंग के पास खड़े आदमी ने आंखें घुमाई और वो तुम्हारा पूछ रही थी। वैसे शर्म की बात है, सगी बहन को ब्लॉक कर रखा है। शुक्रिया जुबैर जी, और कोई मुफीद मशवरा? जुबैर ने इसके मैसेज के जवाब में हंसी से लोटपोट होता स्टिकर भेजा। फातिर चाहता ही नहीं था, मगर वो फिर भी मुस्कुरा दिया। अपने दोस्त का साथ तो थोड़ा सा इसे भी अच्छा लगता था। फातिर चाहता ही नहीं था, मगर वो फिर भी मुस्कुरा दिया। अपने दोस्त का साथ तो थोड़ा सा इसे भी अच्छा लगता था। दोबारा बालकनी से रुख मोड़ते अब वो अपनी मेज़ की जानिब चलने लगा। इसे क्या मालूम किस्मत इसके साथ क्या करने वाली है। पीछे से भागकर आती सपना गौरव पूरी शिद्दत से फातिर की पीठ से टकराई। ऊंचा तिरंगा मर्द अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। पाँव नम फर्श पर फिसला और फोन हाथ से छूटता आसमान में बगैर परों वाले परिंदे की तरह उड़ते अपने अब्दी सफ़र को जा पहुंचा। समंदर में एक झड़ाप हुई और ये फातिर इस्लाम का महंगा आईफोन पानी में। हाथ आगे बढ़ाए वो रेलिंग पर लटका हुआ था। आंखें बेयकीनी से खुली थी। क्या अभी जो हुआ है वो इसी के साथ हुआ था, या ये बस एक ख्वाब है? क्या ये जिंदगी आगे बढ़ेगी? अब वो कैसे जिएगा? इसके जिस्म का एक टुकड़ा तो समंदर में बह गया। अब जिंदगी जीकर करना भी क्या था? झूठ बोलने का तरन्नुत अंजाम। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो अचानक से एक कुत्ता देख लिया। शिप पर कौन सा कुत्ता होता है? वो इस वक्त कहाँ खड़ा था? किसके सामने खड़ा था? क्यों खड़ा था? सब बुलाए वो सपना पर चिल्ला उठा। मुसन्निफा सहम कर पीछे हुई। वो कोई कपल था, इनका कुत्ता था। आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं टकराई। एवरीथिंग हैपेंड सो सडन। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। इसके अल्फाज में बेतरतीब और हाथों के इशारे से बेराबत थे। फातिर का लाल चेहरा और गुस्सा से जुड़ी मुठियां सपना को मजीद बौखला गई थी। अब मेरे कामों का क्या होगा? वो कौन करेगा? मेरा बाप? जोर से नम रेलिंग पर हाथ मारते इस मारने पर इसकी हथेलियां भीगी। अगर पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी तो अब सबकी नजरें इस पीछे लगे तमाशे पर थी। मैं जानती हूँ नुकसान बड़ा है, मगर मैं मुआसरत कर तो रही हूँ। अगर अभी यहाँ अलमीरा होती तो उठाकर फातिर को पानी में फेंक देती, मगर फ़र्क ही तो वही था। सपना अलमीरा नहीं थी और अलमीरा सपना नहीं। मैं आपको नया खरीद देती हूँ। चांदनी के जेवरात वाली लड़की यकदम चहक कर बोली। उससे से पेशानी मसलता मर्द ठटका, फिर उठाकर इसको भी पानी में फेंक देना। नखवत से कहते चेहरा समंदर की जानिब फेर लिया। नुकसान छोटा थोड़ी था। तुम खुद सोचो, तुम एक जगह 10 दिन के लिए घूमने आए हो और वहां तुम्हारा फोन ही पानी में गिर जाए, वो भी दौराने मैसेज। तुम पर क्या बीतेगी? क्या मालूम जिसे टेक्स्ट भेजना वो समझे कि इस बंदे को समुद्री सफर में कोई वेल शार्क अपना नाश्ता समझकर बगैर इजाजत खा गई है। हाँ, अलबत्ता इसकी इल्तिजा का अंदाज निहायत बद तहजीब था। अब नीचे मॉल्स की तरफ चलते हैं, वहां से मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी। सपना के नादम और परेशान लहजे से साफ लगता था। जब तक वो नुकसान का अजाला नहीं करेगी, ना इसको रात में नींद आनी है, ना सुबह में चैन। फातिर अभी भी एक हाथ रेलिंग पर रखे समंदर में अपनी डूबी हुई मोहब्बत को देख रहा था। किसको नहीं होता अपने मोबाइल से इश्क? फातिर नम कतरों वाले हाथ में दफ्तन एक जंबिश हुई। एक गरमाइश से पूरे बदन में फैलती महसूस हुई। ये इतने एहतराम से कौन इसे पुकार रहा था? आज से पहले फातिर इस्लाम को अपने नाम की पुकार इतनी मीठी नहीं लगी थी। हैरान परेशान इसने सपना की तरफ देखा। कैट आई ग्लासेस के पीछे वो मुस्कुरा रही थी। कितनी सादा और हमदर्द मुस्कुराहट थी इसकी। अंबर आंखों में अब गुस्से की जगह हैरत थी। चलें,
इसी नरमी से सवाल किया। फातिर इस्लाम इनकार करने वाला था, मगर न जाने क्यों इस बार इसका दिल शिद्दत से चाहा हामी भर दे। इसके कदम खुद ब खुद सपना की तरफ उठे। चेहरे की हैरानी खुद इसकी समझ से बाहर थी। इस शख्स को अपनी 31 साल जिंदगी में पहली मर्तबा किसी औरत को मजीद जानने में दिलचस्पी हुई थी। बाप मलिका, ना रियाया, ना अताब, ना साजिश, ना सजा, मगर खुद को फिर भी सबसे अव्वल पाती है। ऊपर नीचे जाती लिफ्टर, आगे पीछे घूमते लोग। जहाज कुछ यूं बना था कि लॉबी से ऊपर 4 मंजिलें दिखती और फिर छत था जिसकी दूसरी तरफ पोल साइडो वगैरह थी। अगर तुम लॉबी के बीच सर उठाकर देखो तो रोशनियों का एक अलग जहां ही दिखता, जो तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स करते तुम्हें ही बस अहमियत देगा। ये क्या बकवास है? अलमीरा के बुलंद व बांग मशवरे पर कई लोगों ने मुड़कर इसे देखा। पीछे खड़ी गुल ने मुदाफाना अंदाज में हाथ उठाते मौसरत की सैंक बार के बिल्कुल साथ बने वसी नोटिस बोर्ड पर जहाज के औकात, रोड और सरगर्मियां आवेजा थी। कई लोग रुक रुक कर इसे देखते अपना प्लान तरतीब करते और आगे बढ़ जाते, मगर अलमीरा तो पहले ही अपना प्लान बनाकर आई थी। पम्फलेट पर लिखा था, मैं पैसे कमा सकती हूँ। यह अजीब वाहियात स्कैम है, पैसे भी मैं दूँ अब बाद में मिलने की गारंटी भी नहीं। कमर पर हाथ रखते वो काफ्तान वाली लड़की गुल की तरफ मुड़ी थी। छोटी सी नाक पर माहे मलका के लिए वाज़े गुस्सा था, तो तुमने सारी मालूमात लेकर आनी थी। गुल ने बेजार अंदाज पर अलमीरा की ने आंखें छोटी करते से देखा था। मैं लेकर क्यों आती, इन्हें चाहिए था इश्तिहार में पूरी बात बोले, झूठे कहीं के। अलमीरा और अपनी गलती मान जाए नामुमकिन। कमर पर हाथ रखते वो दोबारा बोर्ड पर लगी तफसीलात पढ़ने लगी। गुल ने यूं ही बोर्ड पर एक दायराना निगाह डाली। जब नजरों के दायरे में एक मयसर शय आई, वो ठिठक कर रुकी। ये भी तो है। अलमीरा ने इसके इशारे की जानिब देखा। नोटिस बोर्ड के बिल्कुल कोने में एक और ऐड चिपका था। बारबी ने गर्दन आगे करते इश्तिहार को पढ़ा। इन तमाम हजरात के लिए जो लिखना चाहते हैं या लिखते हैं, माह मलका ला रहा है। अलमीरा ने आंखें घुमाते 3 लाइंस दरमियान से खाई और आगे बढ़ गई। बोरिंग। कोई ऐसी कहानी जो मंजर आम पर आज तक ना आई हो, कोई ऐसा किस्सा जिसका सद्भाव आज तक दरियाफ्त ना हुआ हो। माह मलका के ब्लॉग पेज पर आपकी लिखी और हमारी चुनी तहरीर छापी जाएगी, जिसके एवज जीतने वाले को मिलेंगे 10,000 मिस्री पाउंड। अलमीरा की आंखें रोशन हुई। मजीद गर्दन आगे करते इसने कागज को पढ़ना चाहा। कहानी के लिए कोई कैद नहीं, बस आप लिखें। शरकत के लिए भी कोई असूल नहीं, बस आप जीतने का जज्बा पैदा करें। अलमीरा इनायत वही औरत थी जिसकी किताब में मायूसी और नाउमीदी सिर्फ दिखावे के लिए थी। पल भर में चेहरे पर छाई अफसुर्दगी और परेशानी अब जीत के जज्बे में बदल गई थी। हाथों को बाहम मिलाते वो एड़ियों के बल गुल की जानिब घूमी। आनिस्ता गुल। तुर्क लड़की ने आईब्रोज उठाई। लगता है नया एडवेंचर मिल गया है। गुल ने अपनी तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अलमीरा अपने ख्याली प्लाव में 10,000 पाउंड से न जाने क्या क्या कर चुकी थी। आगे बढ़ते इसने गुल के बाजू में बाजू डाला और चहक कर बोली, चलो कुछ खाते हैं और फिर बैठकर कहानी सोचते हैं। एक बाजू खुली फिजा में फैलाया, गुल नाकवारी से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। मुझे नहीं कुछ खाना। बुरा मुंह बनाए अपने पाँव की नोक पर खड़े होते अलमीरा ने इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया। 10 दिन के लिए रोजे रखना छोड़ दो। जन्नत की टिकट तुम जैसी अच्छी बहनों की वैसे भी पक्की है। गुल इससे पीछे धकेलने की तगोदो में थी, जबकि वो इसका हाथ पकड़े अब सिंक बार की जानिब चलने लगी। पीछे चलती बच्चों की ट्रेन में बैठे बच्चे जिंदगी के कुछ अच्छे पलों का लुत्फ ले रहे थे। एक लड़की के दिल टूट जाने से माहे मुल्क में कुछ खासन फर्क ना आया था। वहाँ जिंदगी की रौनक वैसी ही थी, रंगीन और पुरशोर। इसीलिए इस लड़की ने सोचा, जब किसी को मेरी उदासी से फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं उदास क्यों हूँ। उम्मीद की एक नई डोर और पैसा बनाने की एक नए इरादे के साथ अलमीरा इनायत मोहसिन तैयार थी। गुलाबी रंग की मसनूई लकड़ी का मेज़ गुल और अलमीरा के दरमियान हायल था। जहाँ गुल कोहनियों पर अपना वजन गिराए मेज़ पर आगे होकर बैठी थी, वहीं अलमीरा कुर्सी से टेक लगाए बेमकसद छठे फ्लोर को घूर रही थी। गुल फोन पर मुसलसल खटपट करने में मसरूफ थी। अलमीरा टांग पर टांग रखे कुछ गुनगुना रही थी, गालबन कोई पंजाबी गाना। उंगलियां सर पर बंधे स्कार्फ की राह से खेल रही थी। गुल ने जरा सी नजर उठाकर इसे देखा। वह यूं पुरसुकून थी जैसे कुछ देर पहले वाला वावेला इसने नहीं गुल ने मचाया हो। गुल ने दिल ही दिल में नेवर माइंड कहा और दोबारा फोन में लग गई। सिंह बार पर कई लोग आ जा रहे थे। लिफ्ट के खुलने
बंद होने की आवाज़ और ज़िंदगी की सरगोशियाँ। सिंक बार पर काम करते एक वेटर ने लाकर अलमीरा का स्ट्रॉबेरी स्लश भी सामने रखा ही था। जब इसने निहायत फुर्ती से उठाते स्ट्रॉ लबों से लगाया, लंबा और भरपूर सिप लेते गुल ने हैरत और नागवारी से इसे देखा। मैं कौन सा पीने वाली थी? दिल ही दिल में अलमीरा को ढेर सारे ताने दिए। हल्के भूरे बालों वाली ने सर सर दोबारा कुर्सी की पुश पर फेंक दिया। गुल बेमकसद ही इसे फ़ोन के ऊपर से देख रही थी, और जब इससे रहा नहीं गया तो क्या चल रहा है इस शैतानी दिमाग में, कहते अलमीरा को अपनी तरफ मतवज्जो किया। आवाज़ व अंदाज ऐसा था जैसे जो बोलना चाहती हो बोलो। अलमीरा एकदम चहकी और मेज़ पर तकरीबन फैल गई। दो दिनों में गुल ने इसे कई मरतबा मुतासर किया था। इस इश्तिहार में ये लिखा था कि मुझे कोई कहानी चाहिए, कोई ऐसी कहानी जो आज तक एक पुरस्कार राज हो। गुल की एक आंख ऐनक के अक्स से गैर वासे और दूसरी आंख संजीदगी के हर रंग की मुंह बोलती तस्वीर थी। वहाँ अलमीरा अपना ख्याली पुलाव बनाने में जुटी थी। स्लश का एक और सिप लिया। मेरी एक ताज़ा खबर माह मलका के ब्लॉग बेच में जाएगी। अलमीरा, गुल ने इसी संजीदगी से पुकारा। स्लश का मजा लेती लड़की ने लापरवाही से बोलने का इशारा किया एक बंद जगह पर। तुम जैसे कोई कहानी ढूंढोगी। लिप ग्लॉस वाले होंठ मुस्कुराए, कंधे को गाल से मिलाती नज़ाकत से आगे हुई। अलमीरा के पास कहानियों और उम्मीद की कमी नहीं। बाल झटकते पीछे हुई, मगर गैरत और शराफत की कमी ज़रूर है। गुल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। सामने बैठी लड़की ने नाक चिढ़ाई। हर वक्त ऐसी फेंकी बातें मत किया करो। यहाँ से अलमीरा छठी मंजिल पर मौजूद मॉल्स और दुकानों को देख सकती थी। तो क्या तुम्हारी तरह फरेब डिल्यूशन में जीतना शुरू कर दूं? सीने पर बाजू बांधते वो अपनी छोटी सी कुर्सी पर पीछे हुई। सर उठाकर ऊपर देखती लड़की की छोटी आंखों में रोशनियां चमक रही थी। वो तो तुम पहले ही जी रही हो। इसकी बात पर गुल उलझी। फरेब में ही तो तुम यहाँ तक आई हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी? बल्कि वो भी छोड़ो, क्या तुम्हें ये यकीन है कि वो इतने बड़े मुल्क में बस यहाँ आएगी? गुल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मजबूत दिखने वाले कहाँ अपनी कमजोरियों का बुलंद व बांग इश्तिहार लगाते हैं। रेलिंग के किनारे पर चौड़े पत्तों की बाड़ लगी थी, कहीं गमले कहीं बैल जो वहां सजावट के लिए लगाई थी। गुल एकदम खामोश हो गई। सब फीका फीका सा लगने लगा। इस हरियाली के पीछे इसे कोई नजर आया, कोई मर्द सा नहीं। रुको। अलमीरा इनायत ने मजीद गौर किया और तब इसके तोते समेत बत्तख कबूतर सब उड़े। गुल उठो। अपनी जगह पर बैठे वो इसका बाजू हिलाने लगी। डिप्रेशन के कुएं में ऊँगती लड़की को जगाया। उठो जल्दी। स्लश का आखिरी घून पड़ते वो गुल को बकायदा इसकी जगह से खींच रही थी। हुआ क्या है? गुल ने अपना बाजू छुड़वाते हुए बाल दुरुस्त किए। अलमीरा की आंखें छठी मंजिल पर ही मरकूज थी। एक कौवे को हिरनी के साथ देख लिया है, चलो। मुस्कुराते हुए सरगोशी की। गुल को इसकी भिनभिनाहट बिल्कुल समझ ना आई। पीछे मुड़ने पर इसकी तासरात में घुली शैतानियत हाकमियत में बदली। तकरीबन घिसटते हुए वह अब गुल को लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। इसकी रूममेट सवाल पर सवाल कर रही थी, मगर वो वहाँ परवाह किसे थी? इस औरत से मत पूछा करो ये अपने फैसले क्या सोच कर लेती है, क्योंकि दर हकीकत इसे भी मालूम नहीं होता वो क्यों, कब और कैसे क्या कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी इसे नहीं मालूम कि फातिर इस्लाम को देखते इसके अंदर का वो शैतानी कीड़ा क्यों जागा है। छठी मंजिल पर इस वक्त शदीद रश था। आज शाम को इनका जहाज़ दहब शहर पर रुकने वाला था, इसीलिए काफ़ी सियाह यहाँ से शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। सफ़ेद शर्ट वाले फातिर इस्लाम के साथ भूरी फ्रिल वाली स्कर्ट और स्याह टॉप पहने सपना गौरव चलती आई। मर्द का मुंह बना हुआ था और वो यूं अकड़ कर चल रहा था जैसे सीमेंट का बना हो, जबकि सपना मुसलसल बोले जा रही थी। अंदाज में वाज़े घबराहट थी। पौधों की इस बेल के पास से गुजरते वो दोनों मोबाइल शॉप की जानिब बढ़े। हम यहाँ क्या कर रहे हैं अलमीरा? इसने काफ़ी फासले पर दो लड़कियां एक सतून की ओट में छुपी खड़ी थीं। गुल ने गुस्से से दांत कचकचाते कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? अलमीरा ने मसनूई हैरानगी पर गुल की निगाहें तिरछी हुई। पोनी एक कंधे पर झूल रही थी। फातिर इस्लाम एक लड़की के साथ, मैंने कहा था ना ये कोई अलग चक्कर है। आंखें मटकाते वो गुल पर अपनी अक्लमंदी जता रही थी। जो आदमी औरतों की बुराई करते नहीं थकता, आज देखो कैसे एक औरत की कमाई पर ऐश करने आया है। इतने फासले से इन्हें दुकान के शीशे के पार बस फातिर का फूला हुआ मुंह और सपना का बार बार माजत करता चेहरा नजर आ सका था। मुझे पूरा यकीन है ये कोई खुफिया शादी का किस्सा है। बोलते बोलते वो यकदम रुकी। हाथों को बाहम मिलाते वो चहकते हुए गुल की जानिब मुड़ी। खुफिया शादी? ऐनक के पार आंखों के सवाल किया। फातिर अबुल इस्लाम की खुफिया शादी? गुल अभी भी ना समझी से इसे देख रही थी जब अलमीरा ने इसे शानों से थामते हिलाया।
ہمیں ہماری کہانی مل گئی ہے۔ فاتح اسلام کی خفیہ شادی۔ اس کے کندھوں کو آزاد کرتی وہ ایڑیوں پر گھومی۔ گل کو پہلے ہی اس کی دماغی حالت پر شک تھا، اب تو مکمل ہو گیا تھا کہ یہ عورت جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہے۔ باربی تو ذہن میں نہ جانے کون کون سی کہانیاں بن چکی تھی۔ البتہ ساتھ چھپی لڑکی وہ نہ آنکھوں سے دیکھے پر یقین کرنا چاہ رہی تھی اور نہ المیرا کے سکوں پر۔ مجھے نہیں لگتا گل کے نزدیک وہ ایک آدمی اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ وہ کسی عورت کا اس کے ساتھ تصور کرنا بھی ظلم کے اعلیٰ درجات میں شمار کرتی تھی۔ سوائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، سوائے اس مصیبت کے گل کی نظر میں المیرا عنایت وہ واحد عورت تھی جسے وہ بخوشی فاتح اسلام کا ساتھ تھماتے ظلم کرنا چاہے گی۔ کیا پتا کڈنیپ کیا ہو؟ المیرا نے خود کلامی کی۔ کڈنیپر جیسی ویسے اس کی شکل تو ہے نہیں، ہو بھی سکتا ہے زبردستی یرغمال بنا کر لایا ہو یہاں۔ پلر کی اوٹ میں کھڑی لڑکی منہ ہی منہ میں بولی، سیریسلی تھوڑی ضروری تھوڑا ہے؟ گل کی بات ادھوری رہ گئی جب المیرا نے وہ یہی آ رہے ہیں کہتے اس کے پیچھے دھکا دیا۔ گل نے اسے آگے کی طرف دھکیلا، دونوں ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیلتی زمین بوس ہوتی بچی۔ مجھے امید ہے یہ آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دے گا۔ قریب سے گزرتی سپنا نے معذرت خواہانہ انداز میں فاتح نے شکریہ تو نہیں البتہ ایک بڑی سی ہنکار ضرور بھری تھی۔ بدتمیز کہیں کا، سچ شکر انہوں نے گملوں کی طرف رخ کیے، لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ گل انہیں آنکھ کے کنارے سے دیکھتی رہی جب تک وہ لفٹ میں بیٹھتے اوپر نہیں چلے گئے۔ تیزی سے گھومتے اس نے المیرا کا کندھا ذرا سا دبایا۔ کیا ملا تمہیں ان کی جاسوسی کر کے؟ ان کے جاتے ہی گل شیرنی بن گئی، اس کا بازو جھٹکے سے آزاد کیا اور وہ لڑاکا عورتوں کے انداز میں تنہی سے المیرا کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں گھماتے اس نے اپنے سلکی بالوں میں آئی سلوٹوں کو انگلیوں سے ختم کیا۔ کہانی گل کے الجھن زدہ تاثرات اب المیرا کو بور کر رہے تھے۔ گہری سانس خارج کرتی اس نے اپنی روم میٹ کو کوہنی سے جکڑا۔ آؤ اس عورت کا پیچھا کریں۔ بھاگنے کے لیے تیار ہوتی المیرا کو بازو کی مدد سے روکا۔ المیرا نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر چہرے کو۔ تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام ہے یا نہیں؟ گل کے بیزار سوال پر اس نے بھووں میں ایک چالاک سی سرزنش ہوئی۔ ذرا سا آگے جھکتے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی تو کام ہے میرا، آزماتے جاؤ جلاتے جاؤ۔ دائیں آنکھ مسکراتے ہوئے بند کرتے اس نے دوبارہ گل کی کوہنی تھامی۔ ابھی وہ ذرا سا ہی آگے گئے تھے جب گل اپنی جان چڑھواتے 3 قدم دور ہوئی۔ اس عورت کا کوئی اعتماد نہیں، کوہنی مسلتے وہ اب حیران کھڑی اپنی گول مٹول پارٹنرز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہاری دماغ میں؟ ارد گرد کے ماحول میں دکانوں سے نکلتے پرسکون کرنے والا سوز تھا۔ 3 قدم کی دوری پر کھڑی المیرا کی آنکھوں کا سبز رنگ گہرا ہوا۔ گل کا کوہنی مسلتا ہاتھ رکا، بے اختیار ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ فساد مسکراتے ہوئے لپ گلوز زدہ ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی۔ نہ اس کی مسکراہٹ فنا ہوئی نہ چہرہ کی شوخی میں کمی آئی۔ خاموش رہنا کا اشارہ کیا۔ اونچے میوزک میں بھی وہ اس کی آواز کسی بھی وقت دقت کے بغیر سن سکتی تھی۔ گل کو ان زمرد بھوری آنکھوں سے میں نفرت اور سازش کی رمق دکھائی تھی۔ دماغ چیخ چیخ کر سوال کرنے کو کہہ رہا تھا، زبان معلوم نہیں کیوں مفلوج رہی۔ ویسے تمہاری کتاب وہیں رکھی ہے؟ شیشے والی لفٹ کی طرف بڑھتے المیرا کے پیچھے سے کہا۔ کون سی؟ اس نے سوچا۔ او گاڈ! ماتھے کی شکنوں میں یکدم کمی آئی۔ صبح وہ پول سائڈ پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ جب المیرا وہاں آ ٹپکی وہ مجبوراً اسے بہانہ بنا کر جانا پڑا۔ پیچھے کی طرف اٹھتے قدم اب بند دروازے والی لفٹ کی جانب تھے۔ آدھے رخ پر مڑتے المیرا نے سینے پر بازو باندھے۔ ویسے شرم نہیں آتی تم ایسے بیہودہ چیزیں پڑھتی ہو؟ میں لاکھ بری اور بدنیت سہی، مگر تم تو توبہ کتنی بے شرم۔ گل کے قدموں میں تیزی یک لخت رکی۔ گردن پھر کر المیرا کو دیکھا جو کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ تم نے میری کتاب پڑھی؟ عادت کے برخلاف اس کا لہجہ اونچا ہوا۔ کتابوں کی دلداہ شدت پسند چڑیل کو کہاں اپنے مال غنیمت پر کسی کی گندی نگاہیں پسند تھی۔ تمہیں میرے پڑھنے کی فکر ہے، اپنی آخرت کی نہیں؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے تو لگا تم جنتی ہو۔ اپنے حصے کی دعا بھی تم سے کروا لوں گی مگر شٹ اپ۔ بیچ بازار میں کھڑے سزا جزا کا حساب کرتی المیرا سے دور جاتے وہ چلائی۔ ساتھ چلتے کچھ لوگوں نے گردنیں بھی گھمائی۔ پہلے گل کو دیکھا جس کا چہرہ لال تھا، بے اختیار خوف آیا، اور پھر المیرا کو جہاں اطمینان اور مسرت تھی۔ آپس میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ کرتے سیاح آگے بڑھ گئے۔ اس لڑکی کو برداشت آزمانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔